डेट है आज 17 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। लास्ट में एमसीक्यू करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अभी इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इंडो थाई कॉरपेट। ये इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी के बीच में होती है। थाईलैंड कहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये वर्ल्ड मैप है। ये अपना हिंदुस्तान, ये इधर बांग्लादेश, ये म्यांमार। म्यांमार के बाद में ये थाईलैंड आता है, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक ये थाईलैंड। इस थाईलैंड के साथ और इंडिया के साथ, मतलब थाईलैंड और इंडिया की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। और भी कुछ एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। ये तो नेवी के बीच में हुई है, इंडिया की और थाईलैंड की नेवी के बीच में। इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। यहाँ पे समुद्र है जो ओशियन है, इंडियन ओशियन, उसमें पेट्रोलिंग यानी कि गश्त करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, निगरानी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब देखते हैं कि कैसे एक दूसरे की जो भी मान लो एक्सपीरियंस है एक दूसरी नेवी के साथ कैसे शेयर किए जाएं। ये सब कुछ इसमें करते हैं एक्सरसाइज में, मिलिट्री एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक आर्मी एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड की आर्मी के बीच में, एक्सरसाइज मैत्री नाम से। एक्सरसाइज श्याम भारत नाम से होती है एयरफोर्स के बीच में, इंडिया की एयरफोर्स और थाईलैंड की एयरफोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। O2 का मतलब है ऑक्सीजन। ये प्रोजेक्ट चलाया है अभी किसने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, ये ऑफिस है, इसने अभी लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट। देखो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन होते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनोगे, तो आपको भी प्रमोट करके हो सकता है प्रिंसिपल एडवाइज़र बना दे, साइंटिफिक एडवाइज़र। तो ये ऑफिस है, एक ऑफिसर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट। किस लिए किया है, क्योंकि आप सबको पता है जो कोविड 19 पेंडेमिक चल रहा है, इसकी सेकेंड वेव आई थी, इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन को ही ऑगमेंट करने के लिए, ऑगमेंट का मतलब होता है प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो इसका और लोगों के लिए सप्लाई की जाए, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट चला है, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, ही था इसमें। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। ये एक इंडेक्स है जो अभी पब्लिश की है, जारी की है, रिलीज की है। ये एनुअल इंडेक्स है, एनुअल रिपोर्ट आती है। ये कौन पब्लिश करता है इसको, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है चैरिटीज एड फाउंडेशन। ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे पब्लिश करती है एनुअली। इसने क्या देखता है, इस इंडेक्स में क्या बताती है, इंडेक्स में ये देखती है कौन सी कंट्री ज़्यादा चैरिटेबल एंडिवर्स करती है। चैरिटेबल एंडिवर्स का मतलब है, एंडिवर्स का मतलब होता है ट्राई करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, और चैरिटेबल मतलब दान देना, अनुदान देना, कुछ भी ग्रांट देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा दान देती है, ये सब कुछ पब्लिश करती है डेटा। तो ये इसका जो फर्स्ट एडिशन था इस रिपोर्ट का, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो रिपोर्ट है, इसका फर्स्ट एडिशन जारी किया था सितंबर 2010 में। तो 2010 से ये एनुअली हर साल ये पब्लिश की जा रही है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था कौन सी है, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन। तो यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेती है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 मतलब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स या रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखनी है इसमें। ये रिपोर्ट में किसके बेस पर तैयार की जाती है, इसमें बिहेवियर देखा जाता है। थ्री आस्पेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। कौन कौन से, हेल्प ए स्ट्रेंजर, मतलब देखा जाता है कौन सी कंट्री जो स्ट्रेंजर है, उसके लिए अजीब पर्सन है, जानता नहीं है किसी को, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दान किसको, कौन सी कंट्री देती है ऐसे स्ट्रेंजर को। डोनेटेड मनी टू ए चैरिटी, ये सेकंड आस्पेक्ट है कि दान के लिए कितना मनी, मतलब चैरिटी के लिए कितना मनी डोनेट किया है, तो ये देखा जाता है। नेक्स्ट है वॉलंटियर्ड टाइम टू एन ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी का मतलब है बिना किसी पैसे के काम करना, बिना किसी पैसे के, मनी के, सैलरी के काम करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिन्होंने अपना जो टाइम है वॉलंटियर के लिए दिया है, एज ए वॉलंटियर। तो ये तीन आस्पेक्ट पे ये इंडेक्स देखी जाती है। लेटेस्ट फाइंडिंग में क्या देखा गया है, सबसे ज़्यादा जो जनरस कंट्री है वो है इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा चैरिटी के लिए डोनेट कौन करता है, इंडोनेशिया सबसे फर्स्ट नंबर पे। और जो इन रिच हाई इनकम कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। और इंडिया का स्थान कौन से लेवल पे है, इंडिया आया जी 14 नंबर पे। 14 मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है जो डोनेट करती है चैरिटी के लिए, 14 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। और फर्स्ट पे कौन था, इंडोनेशिया। तो इतना ही बस याद रखना है इसमें, बस इतना भी याद रखना है कि कौन जारी करता है इस इंडेक्स को, कौन पब्लिश करता है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट क्लोजेज क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इटालियन मैरिन्स। देखो इटली के दो ऑफिसर थे, ऑफिसर
इंडियन ओशन में शिप में घूम रहे थे। ये 2012 की बात है, 2012 की बात है। यहाँ पे दो फिशरमैन को मार दिया इन्होंने, शूट कर दिया, गोली मार दी भाई साहब, गोली मार दी, शूट कर दिया। इंडिया के दो फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले आदमियों को मार दिया। तब से इन पे केस चल रहा है, क्रिमिनल केस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया, ये केस बंद कर दिया, जो इन पे क्रिमिनल केस चल रहा था। अब कह दिया कि हम अपने इंडिया में नहीं चलाएंगे, इनका केस चलेगा इटली में ही। इटली कंट्री आपको पता है कहाँ पे, नहीं पता तो देख लो। ये है आपका यूरोप, यूरोप में ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वॉयलेट कलर का, ये है इटली। ये इटली के थे जो शिप लेके घूम रहे थे यहाँ पे, ऑफिसल्स मतलब ऑफिसर्स थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो टू मैरीन थे, इटालियन मैरीन, जिन्होंने दो फिशरमैन को मारा था केरला की कोस्ट के पास, केरल जो हमारा स्टेट है इंडिया का, इसके तट के पास, समुद्र तट के पास दो लोगों को मार दिया था। और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल अवार्ड क्या था, एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये 1899 में सेटअप किया गया था, बनाया गया था। ये क्या करता है, ये ट्राइब्यूनल की तरह काम करता है, मेडिएशन की तरह। मतलब जैसे मान लो किसी दो देश के बीच में मेडिएशन कराना हो, कंप्रोमाइज़ कराना हो, समझौता कराना हो, तो ये डिसीजन देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है हेग। हेग जो नीदरलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड कहाँ पे, यूरोप में कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड में हेग में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। तो इसने अपना वो डिसीजन दिया था, अवार्ड का मतलब है यहाँ पे डिसीजन दिया था कि ये जो इनका जो केस है इटालियन मरीन का, इटली में ही चलना चाहिए, इंडिया में नहीं चलना चाहिए। ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया, मतलब ये बोला ठीक है हम मान लेते हैं अब ये इटली में चलेगा, तो यहाँ पे केस हम बंद करते हैं। और इटली ने 10 करोड़ रुपीज़ का कंपनसेशन दिया था उनके घर वालों को, जो विक्टिम थे, जो मर चुके थे। तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आर्टिकल को यूज करके ये डिसीजन लिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 142 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, जब भी सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा उनमें से 60-70% टाइम इससे 142 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। और इसमें आता है कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट यूज करता है टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस, जब संपूर्ण न्याय देना हो किसी को, सोसाइटी को या पब्लिक इंटरेस्ट में, तब इस आर्टिकल का यूज करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इस आर्टिकल को यूज करने की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्ज किया था, अपील की थी। ये अर्ज करना शायरी वाला अर्ज करना नहीं है, इसका मतलब है अपील करना। अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप क्या है इस 142 आर्टिकल का यूज करिए, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। और इसके थ्रू आप जो क्रिमिनल केसेस चल रहा है मैरिन्स के अगेंस्ट, जो इटालियन मैरिन्स है, दो इटली के ऑफिसर थे, उनके अगेंस्ट, इनके विरुद्ध में जो केस चल रहा है उसको क्वेश कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। किसके अंदर, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने भी डिसीजन दिया था कि इसका केस चलना चाहिए इटली में। और इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल थी, जो हमने अभी देखा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये किसके अंडर इसने डिसीजन दिया था, इसने दिया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये एक ट्रीटी है, ये मान लो समझौता है, एग्रीमेंट है। बहुत सारी कंट्री मिलके आई, उन्होंने एक समझौता किया कि जब भी कोई कंट्री सी में, समुद्र में, ओशन में जाएगी तो इसके लिए क्या कानून होने चाहिए, ऐसे कुछ कानून लिखे हुए हैं, रूल्स नियम लिखे हुए हैं। ये यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी है, संधि है, कन्वेंशन है। तो इसके रूल बुक को देखते हुए ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसने डिसीजन दिया था कि इटली में चलना चाहिए। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और इसको रद्द कर दिया, इस आर्टिकल को यूज करके, 142 को यूज करके। अब जो ट्राइब्यूनल ने जो केस दिया था, डिसीजन दिया था, उसमें 5 जज बैठे थे, 5 जज। देखो इसमें जज होते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और उस जज का टाइम होता है 6 ईयर का, और उन्हें दोबारा भी री अपॉइंट किया जा सकता है, दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है जज को, जो इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जज होते हैं। तो इसमें 5 जज की एक बेंच बैठी थी इस ट्राइब्यूनल में, परमानेंट कोर्ट ऑफ इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो उन्होंने 3:2 से वोट दिया, यानी कि 3 ने कहा कि ये केस इटली में चलना चाहिए, 2 ने मना किया। लेकिन जिसकी मेजोरिटी है तो वो माना जाता है, केस उसी के पक्ष में चला जाता है। तो इसलिए कहा कि इटली में चलना चाहिए इनका। तो अब यही एक्सेप्ट किया है, बस इतना ही कुछ था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पैसिफाई एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट। पैसिफाई क्या है, एक प्रोजेक्ट है भाई साहब, एक प्रोजेक्ट। पैसिफाई की इतनी लंबी, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ सकते हो।
पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। पैसिफिक, ये पैसिफाई की फुल फॉर्म है। ये एक प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल कोलोबरेटिव स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब ये है, ये स्काई की सर्वे करेगा। स्काई मतलब आसमान, स्पेस की सर्वे करेगा। क्या, किस चीज़ की सर्वे करेगा? लाइट की सर्वे करेगा, लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट मिलके इसमें क्या स्टडी करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे? पोलराइजेशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ स्टार्स। आपको पता है पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। आपको पूरा आसमान जितना भी दिखाई देता है, इससे कहीं गुना ज़्यादा, बिलियंस और ट्रिलियंस में बहुत बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। ये हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे। और मिल्की वे, इन गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर सिस्टम। इस मिल्की वे में जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, इसमें सोलर सिस्टम है, सन है, और सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, जिनमें से एक अर्थ है जिसपे आप लोग रह रहे हो, हम लोग रह रहे हैं। अब ये क्या करेगा ये प्रोजेक्ट, जो ऐसे सन की तरह, सन भी एक स्टार है, देखो ये भी एक स्टार है, तारा है सन, सूरज, ये सन भी एक स्टार है। तो ये मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, जो लाखों में स्टार होते हैं, इनसे लाइट आ रही होती है, प्रकाश आ रहा होता है। तो इस लाइट को ही स्टडी करेगा आकाश में। लाइट कैसे पोलराइज करती है इसको देखेगा। पोलराइजेशन क्या होता है इसको भी जानेंगे। पोलराइजेशन होता है, ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रेट्स, विशेषता, प्रकाश की विशेषता, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन दैट लाइट वेव ऑसिलेट्स। लाइट की ऐसी विशेषता होती है जो रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, डायरेक्शन को, दिशा को दिखाती है। लाइट की वो प्रॉपर्टी जो दिशा को बताती है कि लाइट वेव ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट का मतलब ये है घटना बढ़ना। जैसे लाइट आ रही है, देखो लाइट कभी भी सीधी नहीं आती है, ऐसे लाइट कैसे आती है, ऐसे वेव में, वेव फॉर्म में आती है, तरंग में, किरण, लहर की तरह। जैसे समुद्र में लहर उठती हुई देखी है आपने, पानी में लहर उठती है, ऐसे 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 आती है, ऐसे ही लाइट आती है। तो लाइट वेव कैसे ऑसिलेट करती है, कब घट बढ़ रही है, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट को पोलराइज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मान लो जी पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, इससे जब भी लाइट गुजरती है तो पोलराइज हो जाती है, मतलब लाइट का पोलराइजेशन हो जाता है। तो यही पोलराइजेशन प्रोसेस है कि बस लाइट की प्रॉपर्टी आपको पता चल रही है, दिशा पता चल रही है कि लाइट कैसे ऑसिलेट कर रही है, कब घट बढ़ रही है, ये पोलराइजेशन प्रोसेस है। तो ये जो पैसिफाई प्रोजेक्ट है, ये क्या करेगा, आकाश में देखेगा लाइट के पोलराइजेशन को। तो सिंपल इतना याद रखना है इसमें कि पैसिफाई प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, स्काई, आसमान में सर्वे करेगा ये प्रोजेक्ट, और लाइट की सर्वे करेगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की सर्वे करेगा। अब कैसे करेगा, क्या क्या करेगा, सारा देखेंगे। इस सर्वे में 2 हाई टेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर यूज होंगे। हाई टेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर, पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट, एक यंत्र है, हाई टेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर। ये ऑब्जर्व करेगा नदन और सदन स्काईज को। जैसे अर्थ है, अर्थ के नदन साइड में, सदन साइड में स्काई है जो आसमान है, इसको साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि लाइट का पोलराइजेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। ये फोकस करेगा स्टार लाइट, जो स्टार से, तारे से लाइट निकल रही है वो कैसे आ रही है, जो बाहर जो स्टार्स हैं उनसे लाइट कैसे आ रही है, ये सिग्नल कैसे आ रहे हैं और कब ऑसिलेट करते हैं, इन सब की ये प्रोजेक्ट में ये इनको डिटेक्ट करेगा। ये जो भी पोलरीमीटर है, पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये डेटा जो भी होगा ना, ये स्टार का जो भी डेटा होगा, जो स्टार डिस्टेंस पे हैं, दूरी पे हैं, बहुत सारी दूरी पे हैं, बहुत ही ज़्यादा दूरी पे, तो ये मेजरमेंट किससे किया जाएगा, एक सैटेलाइट होगा, गाया नाम का सैटेलाइट है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो एक स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में, ऐसे यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ देशों ने मिलके यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनाई हुई है, एक जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है इन कंट्रीज़ के लिए। तो इसने 2013 में, 2013 में एक सैटेलाइट भेजा था, गाया नाम का सैटेलाइट। अगर आपको देखना कैसा दिखता है तो देख लो, ये ऐसा सैटेलाइट दिखता है। ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये आपको सूरज दिख रहा है, सूरज के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, और अर्थ के चारों ओर ये सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो ये सैटेलाइट्स की डेटा लेगा, ये डेटा कलेक्ट करेगा, ये प्रोजेक्ट पोलरीमीटर इस सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करेगा, और जो स्टार है उनकी डिस्टेंस ऑब्टेन की जाएगी इस सैटेलाइट के जरिए।
और जो भी ये डेटा होगा एस्ट्रोनॉमर क्या करेंगे, इससे जो मेडन मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैपिंग करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, ये ऑब्जेक्ट अर्थ, ये सब जो ऑब्जेक्ट हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट हैं जो घूम रहे हैं स्पेस में, इनकी मैपिंग करेंगे। और किसकी करेंगे, मैपिंग ऑफ इंटरस्टेलर मीडियम ऑफ वेरी लार्ज एरिया ऑफ स्काई, इंटरस्टेलर एरियाज की। इंटरस्टेलर क्या होता है, इंटरस्टेलर होता है दो स्पेस में दो ऑब्जेक्ट के बीच का एरिया। जैसे मान लो अर्थ और मान लो आपका वीनस हो गया, अर्थ हमारा पृथ्वी ग्रह और वीनस शुक्र ग्रह, इनके बीच का एरिया बोलेंगे इंटरस्टेलर। तो इंटरस्टेलर जो मीडियम है ये लार्ज एरिया है स्काई में, इसको क्या है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की मैपिंग करेंगे पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट। और उसका नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का, ये देखो है पोलरीमीटर ही, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक नाम है जिसका नाम है वॉलॉप। वॉलॉप की फुल फॉर्म है वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरीमीटर। ये कुछ ऐसा होगा देखने में, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा वॉलॉप है पोलरीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ये मैग्नेटिक फील्ड की मैपिंग करेंगे इंटरस्टेलर जोन में। इंटरस्टेलर मैंने बता दिया, किसी भी दो प्लैनेट या ग्रह या ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस में है उनके बीच का एरिया, उसके मैग्नेटिक फील्ड की ये मैपिंग करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए क्या होती है। मैग्नेट तो जानते होंगे, चुंबक। चुंबक जैसे मान लो चुंबक का वो एरिया जहाँ तक, जैसे मान लो इसके अंदर अंदर कोई एयर, इसके अंदर आयरन रखेंगे लोहा, तो ये चुंबक अपने तरफ खींच लेगी इसको। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, अगर मान लो इतनी दूर रख दें आयरन इससे, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये क्या करता है, एक तरह से मैग्नेटिक की फोर्स है, बल है, जहाँ तक ये अट्रैक्ट कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आयरन से रिलेटेड है। तो लोहे को ऑब्जेक्ट को किसी को अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड रॉकी ऑब्जेक्ट या प्लैनेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमें किससे बचाती है, सन से, सूरज से, स्टार से, जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है, बचाती है हमें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की मैपिंग करेंगे इंटरस्टेलर जोन में पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है वॉलएप, और वॉलएप हमने देख लिया। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट के, ये भाई साहब सिग्निफिकेंस का मतलब है इम्पोर्टेंस क्या होगी, ये क्यों कर रहे हैं, इस लाइट को क्यों हम जानना चाहते हैं, लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट की मैपिंग, स्काई की सर्वे कर रहे हैं, आसमान की, क्या फ़ायदा इससे। फ़ायदा ये है, इससे डिटेक्ट करेंगे बी मोड सिग्नल को, बी मोड सिग्नल। और ये बी मोड सिग्नल होते क्या हैं, ये देखो, ये बी मोड सिग्नल क्या होते हैं, जब भी इन्फ्लेशन हुई थी, इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, मुद्रास्फीति होता है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे महंगाई या मुद्रास्फीति नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, एक्सपेंशन ऑफ स्पेस बोल लो या यूनिवर्स, या एक्सपेंशन ऑफ स्पेस इन अर्ली यूनिवर्स। इन अर्ली यूनिवर्स कहने का मतलब ये है, जब ब्रह्मांड बना था, जब ब्रह्मांड बना था और ये प्लानिट बने थे, उस टाइम पे जो स्पेस का, आसमान का एक्सपेंशन हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, बढ़ रहा था। अभी भी बढ़ रहा है आसमान, अभी भी भाई साहब आसमान क्या है, ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, रेड शिफ्ट से ये साबित किया था कि अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन ये अर्ली फेज की बात हो रही, जब एक्सपेंड हुआ था, और इस एक्सपेंशन होने का, फैलने को, आसमान का स्प्रेड होना, फैलना, एक्सपेंशन होना अर्ली यूनिवर्स टाइम में, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के टाइम पे जब ग्रेविटेशनल वेव्स निकली थी, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है स्पेस में, जैसे अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और इससे भी ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती रहती हैं, लहरें तरंगे, आपको दिखाई नहीं देंगी आंखों से, ये टेलीस्कोप वगैरह से दिखाई देती हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकली थी, उसी के टाइम पे, उसी के रिजल्ट्स की वजह से, परिणाम की वजह से, ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से बी मोड सिग्नल निकले थे। तो इन बी मोड सिग्नल को डिटेक्ट करना इसका काम है, इंपॉर्टेंस है। और ये सिग्नल क्या काम करेंगे, देखो वैसे इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, हिंदी में बोलते हैं इसे दुग्ध मेघला। जो मिल्की वे है, इससे जो लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइज्ड रेडिएशन है, निकलती है, इसके अमाउंट को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट क्लाउड होते हैं, उनकी वजह से ये लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो इन सिग्नल को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इससे बी सिग्नल के जो निकलते हैं ये सिग्नल स्काई में,
और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, इनको डिटेक्ट करना इसका काम है, जो पैसिफाई प्रोजेक्ट है। तो ये पैसिफाई एंडीवर्स क्या करेगा, टू असरटेन द इफेक्ट ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स सो वी कैन अल्टीमेट लर्न हाउ थिंग्स प्लेड आउट इन द अर्ली यूनिवर्स। मतलब ये प्रोजेक्ट, पैसिफाई प्रोजेक्ट, ये देखेगा जब यूनिवर्स पहले ब्रह्मांड बना था तो ये थिंग्स कैसे बिहेव करती थी, कैसे यहाँ से लाइट ऑब्जर्व करती थी, कैसे ऑसिलेट करती थी। तो यही सब है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना टॉपिक हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन डॉट। ये क्या है, एक मान लो एक मीटिंग हुई और मीटिंग किसको देखते हुई, ये हुई एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। एक मान लो ट्रीटी है, संधि है, कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहाँ से निकली थी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, लेकिन अभी ये जान लो एक ये कन्वेंशन है, इसने सपोर्ट किया किसको, कि एक हाई लेवल डायलॉग होना चाहिए, एक मीटिंग होनी चाहिए किस पे, डिजर्टिफिकेशन पे। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है रेगिस्तान, जब मिट्टी ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती सॉइल, और वहाँ पे रेत ही रेत हो जाता है, जैसे राजस्थान में है एग्जाम्पल। डिजर्टिफिकेशन हो जाए, लैंड डिग्रेडेशन हो जाए, मतलब लैंड जो है, भूमि है, सॉइल है, वो ऐसी हो जाए अब फर्टाइल नहीं, उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर कोई क्रॉप नहीं उग सकती, फसल नहीं उग सकती, ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी कंडीशन को इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है, और इससे ये असेस करना है, ये मूल्यांकन, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, ये लगाना है कि अब तक कौन सी कंट्री ने भाई साहब कितने स्टेप लिए लैंड डिग्रेडेशन से लड़ने के लिए। मतलब लैंड फर्टाइल रहे, लैंड डिग्रेड ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, मृदा अपरदन ना हो, इसे रोकने के लिए कौन सी कंट्री ने कितने एफर्ट लिए, ये मीटिंग में डिस्कस किया। इससे पहले एक 14th सेशन हुआ था यूएनसीसीडी का, 2019 में, 2019 में ये 14 सेशन का मतलब मीटिंग हुई थी, 14वीं बार यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस कन्वेंशन की, इस ट्रीटी की मीटिंग हुई थी, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी बोलते हैं इसकी मीटिंग को। तो 14वीं मीटिंग हुई थी 2019 में। ये कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली आपको पता है कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी। इसको प्रेसिडेंट मोदी ने इसको हेड किया था, चेयरमैन थे इस मीटिंग के, क्योंकि इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में। तो इसमें यह डिस्कस किया गया कि लैंड डिग्रेडेशन को, जो भूमि का जो अनफर्टाइल होती जा रही है और डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। जो फर्टाइल लैंड इनफर्टाइल बनती जा रही है, उपजाऊ भूमि अनउपजाऊ बनती जा रही है, उसको कैसे रोका जाए, और ड्रॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो सूखा पड़ रही है जिसकी वजह से वहाँ पे खेती करना बंद हो जाता है, क्रॉप कल्टीवेशन बंद हो जाता है, तो इसको कैसे रोका जाए, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया। अब इसकी नीड क्या है भाई साहब, लैंड की, हेल्दी नीड की, मतलब हेल्दी लैंड की, कि लैंड है जो भूमि है वो हेल्दी, स्वस्थ रहनी चाहिए, डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, ड्रॉट नहीं होनी चाहिए लैंड पे। इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्यों नहीं है भाई साहब, ज़रूरत है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए कैसे, फूड सिक्योरिटी के लिए। लैंड पे ही तो भाई साहब क्रॉप होती है, और उस क्रॉप होती है, फसल होती है, उसी से तो सब लोगों को खाना मिलता है। तो फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, इन्वायरमेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी। जीरो हंगर का जो गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एक जीरो हंगर के क्या है, भुखमरी को मिटाना है। उसको कैसे मिटाएंगे, जब अनाज ही नहीं होगा। अनाज किस पे होता है, लैंड पे। लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तो उस पर खाना कैसे बनेगा। पॉवर्टी को फिर इरेडिकेट कैसे करेंगे, गरीबी को कैसे घटाएंगे, अफोर्डेबल एनर्जी कैसे होगी। तो ये सब कुछ इसके फ़ायदे हैं जी। अब लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौतियाँ ये हैं, 1/5 ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया, पूरी लैंड जो है अर्थ की भूमि है, उसका 1/5 एरिया क्या है, मोर देन 2 बिलियन हेक्टेयर है, वो डिग्रेडेड है, मतलब वो डिग्रेडेड हो चुका है। जिस पे क्या है, इंक्लूडिंग मोर देन हाफ ऑफ ऑल एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस पे पहले कृषि की जाती थी, लेकिन अब उस पर कृषि नहीं की जा सकती क्योंकि लैंड डिग्रेडेड हो गई, इनफर्टाइल हो गई, ये समझ लो। अनलेस वी चेंज हाउ वी मैनेज सॉइल, ओवर 90% कुड बिकम डिग्रेडेड बाई 2050। इसमें यह बोला गया, अगर हम ऐसा अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे और लैंड को डिग्रेड होने से नहीं बचाएंगे, तो 2050 आते आते 90% से ज़्यादा लैंड क्या हो जाएगी, सॉइल डिग्रेड हो जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन क्या करेगा, इम्पेक्ट करेगा हमारे प्लैनेट्स की लैंड एरिया को, 1/5 एरिया को, लैंड को, और इस पे लगभग 3.2 बिलियन पीपल भी अफेक्ट होंगे,
क्योंकि 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, प्रभावित होगी, उसको खाना नहीं मिलेगा या कोई और फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होंगी। नेक्स्ट है, इससे क्लाइमेट चेंज भी एक्सीलरेट होगा, क्लाइमेट चेंज भी बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन। बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा, जब लैंड मान लो इनफर्टाइल हो जाएगी, जो जीव यहाँ इस पर निर्भर होते हैं, यहाँ पे जो घास वगैरह उगती थी और इसको चरते थे, ग्रेजिंग करते थे, इस पे निर्भर थे, डिपेंड थे, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी तो लॉस हो जाएगी। कंट्रीब्यूट्स टू ड्रॉट, यहाँ पे ड्रॉट हो जाएगी, अगर लैंड डिग्रेड होगी तो ड्रॉट होगी, सूखा पड़ेगी, वाइल्ड फायर्स होंगी, जंगलों में आग लग जाएगी, इनवॉलेंटरी माइग्रेशन होगा, जो यहाँ पे लोग रहते थे अगर लैंड खराब हो गई, उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पे जो कृषि करते थे यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो माइग्रेशन होगा। इमरजेंस ऑफ जूनोटिक इन्फेक्शन डिसीज़, और जो जूनोटिक डिसीज़ होती है ना, ऐसी डिसीज़ जो एनिमल से किस में आती हैं, आदमियों में आ जाती हैं, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आ जाती हैं, उनको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़। तो ये डिसीज़ भी इमरजेंस होके आएंगी, क्योंकि जब मान लो जंगली जानवर जो यहाँ पे रहते थे दूसरी तरफ जाएंगे और मान लो ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगे, जो डिसीज़ इनको होती हैं, ये डिसीज़ किसको हो जाएंगी, ह्यूमंस को भी हो जाएंगी। तो ये सब इससे खतरा हो सकता है, चैलेंज हो सकते हैं, ये चुनौतियाँ हो सकती हैं। अब UNCCD क्या है इसको देख लेते हैं। देखो, अर्थ समिट हुआ था एक 1992 में, 1992 में अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट एक मीटिंग हुई थी, उसका नाम रख दिया था अर्थ समिट। अर्थ समिट मीटिंग हुई थी 1992 में। कहाँ पे हुई थी ये, रियो डी जनेरियो में, कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको, रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो कहाँ पे, एक शहर है, सिटी है, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील कहाँ पे है, ब्राज़ील देख लो जी, ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहाँ पे हुई थी। और इस समिट को इसलिए रियो समिट भी बोलते हैं, रियो समिट या रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं, रियो कन्वेंशन, रियो मीटिंग। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किए गए, बहुत सारे अडॉप्ट किए गए, सारे हमने पढ़ चुके हैं, वैसे रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट, देखो एक एजेंडा 21, एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत थे कि जंगलों को कैसे बचाना है, तो ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए। एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड थे ये, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए जो फ्यूचर जनरेशन की नीड को कंप्रोमाइज़ ना करे, मतलब जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी हमें ज़रूरत है रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करें, ऐसा ना हो एक्सप्लॉइट करें, उनका शोषण ना करें, मतलब जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा आप यूज करें, ऐसा ना हो। एक तीसरा प्रिंसिपल आता है, एक एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और तीसरा डॉक्यूमेंट था इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन या कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आए थे, और इससे 3 कन्वेंशन आई थी, 3 ट्रीटी अडॉप्ट की थी, ये डॉक्यूमेंट हो गए। 3 ट्रीटी कौन सी थी, एक UNFCCC, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरी कन्वेंशन या ट्रीटी थी CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये थी। और तीसरी थी UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन। तो ये 3 ट्रीटी थी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर लेके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस और प्री में लगभग 10 सालों में देखोगे तो 7 से 8 बार UPSC ने पूछा है इनसे रिलेटेड, तो ये आपको जरूर पढ़ लेने, नहीं देखे तो देख लेना एनवायरनमेंट की प्ले लिस्ट में जाके, ये UNFCCC और CBD, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। UNCCD इससे ही आया था, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। UNCCD कहाँ पे गया, ये रहा, ये 1992 में अर्थ समिट से निकल के आया, और ये 1992 से लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि एस्टेब्लिश हो गया, सेटअप हो गया ये एक ऑर्गेनाइजेशन। ये किस लिए काम करती है, ये देखो पूरे ग्लोब की सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। लीगली बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी है ये समझौता, कि जिस कंट्री ने इसको साइन किया है उसे मानना ही पड़ेगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये सोल यानी कि ओनली, इकलौती एक ऐसी एग्रीमेंट है, समझौता है, जो इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लिंक करता है, मतलब कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण और विकास को सस्टेनेबल लैंड से भी इसको लिंक करता है, कि लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड बाइंडिंग ट्रीटी, बाइंडिंग एग्रीमेंट सिर्फ एक ये UNCCD। तो ये ओनली कन्वेंशन है जो रियो कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 आया था, उससे भी रिकमेंडेशन, मतलब ये भी रिकमेंड करता है कि ऐसी कोई कन्वेंशन होनी चाहिए, क्योंकि एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट था ये, और इससे ही निकल के ये आया UNCCD के डिजर्टिफिकेशन भी रोका जाए, लैंड डिग्रेडेशन रोका जाए, तो UNCCD अलग, ये अलग से UNCCD अलग से अडॉप्ट किया एक कन्वेंशन। इसका फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया यही है, जो एरिड है, सेमी एरिड है, ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज हैं,
इनको ड्राई लैंड बोलते हैं, ड्राई लैंड, शुष्क भूमि, ऐसी भूमि इसको बचाया जाए और जो लैंड है उसको दोबारा से इकोसिस्टम को रीजनरेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन ना हो, फर्टाइल लैंड जो इनफर्टाइल ना बने, जो इनफर्टाइल हो भी गई है बंजर भूमि उसे दोबारा से उपजाऊ किया जाए, वहाँ पे पानी वगैरह या पेड़ पौधे लगा के पानी वगैरह उपलब्ध करा के, तो ये सब कुछ इसमें करते हैं। ये जो कन्वेंशन है इसने हेल्प किया था टू हेल्प पब्लिसाइज द कन्वेंशन 2006 वॉज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन की इस कन्वेंशन ने 2006 जो ईयर था उसको डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर फॉर डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन के लिए। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। बहुत बार ये न्यूज़ में रहा है पूरे सालों साल और कई बार हमने भी पढ़ा है, अब इस बार भी न्यूज़ में है। इस बार इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसकी एक बेंच बैठी थी, मतलब कुछ जज बैठे थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ डिसीजन दिया इस एक्ट के बारे में। इसका जो सेक्शन 15 है इसको कहा है कि भाई साहब इसको डिफाइन किया है वेग तरीके से कि ये इसमें क्या है गवर्नमेंट गलत तरीके से यूज करती है इन सेक्शन का। सेक्शन 15, 17 और 18 ये एक्ट के सेक्शन है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है ना आर्टिकल 1 से लेकर 395, ऐसे इसमें कुछ सेक्शन है इस एक्ट में। तो इसका सेक्शन 15, 17, 18 गवर्नमेंट गलत तरीके से यूज करती है, एक इसकी निर्धारित सीमा डिक्लेयर की है, लिमिट किया है इसको, इस सेक्शन को जो 15, 17, 18 जो सेक्शन है इनको लिमिट किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। एक तरह से सीमा, इनकी सीमा बताइए, लिमिट बताइए कितनी हो सकती है, कब कब गवर्नमेंट यूज कर सकती है। केस क्या है, केस ये है कि अभी क्या है, दिल्ली जो रियॉट्स हुए थे 2019 में, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रियॉट्स हुए थे, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 2019 में, इसके विरोध में कुछ लोगों ने दंगे प्रसाद किए थे दिल्ली में, और तो उनको नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी, नॉर्थ ईस्ट एरिया है जो दिल्ली का, इसमें भी वायलेंस हुआ था, अहिंसा हुई थी, यहाँ पे वो रियॉट्स हो गए थे, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसमें क्या है, कुछ लोगों को टेररिज्म के चार्ज लगा के गिरफ्तार कर लिया था गवर्नमेंट ने, और अभी इनको बेल दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसलिए ये न्यूज़ में आया। ये सेक्शन 15, 17, 18 है क्या, क्या लिखा है इनमें ये देख लेते हैं। ये सेक्शन 15 कहता है कि जो टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड ऑफेंस है, अपराध हैं, वो इसमें आते हैं। और सेक्शन 17 कहता है कि कोई भी आदमी मान लो उसको पनिशमेंट देगा ये सेक्शन, अगर कोई टेररिस्ट एक्ट करने के लिए कोई फंड प्रोवाइड करेगा, कोई भी मान लो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ावा देने के लिए कोई पैसा देगा, मनी प्रोवाइड करेगा, तो उसको भी इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। सेक्शन 18 क्या है, ये कहता है कि अगर आपने मान लो ऐसा ऑफेंस है जो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए कमिट है, मतलब टेररिस्ट एक्ट करना चाहता है, आतंकवाद ही कोई गतिविधि करना चाहता है, तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी, अगर ऐसी कॉन्स्पिरेसी में अगर आप शामिल हो, कोई भी पर्सन शामिल है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, ऐसे षड्यंत्र में जो ऐसे कॉन्स्पिरेसी सीक्रेट, मान लो कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है जिससे टेररिस्ट एक्ट, कोई मान लो टेररिस्ट हमला करना चाहते हैं, ऐसी मीटिंग में आप शामिल हो रहे हो, तो वो भी एक अपराध समझा जाएगा और इसके थ्रू, सेक्शन 18 के थ्रू आपको पनिशमेंट किया जा सकता है। तो अभी कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, कोर्ट ने क्या देखा है, कोर्ट ने ये देखा है कि टेररिस्ट एक्ट शुड नॉट बी यूज लाइटली सो एज टू ट्रिवियलाइज देम, कि टेररिस्ट एक्ट को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, हर एक गतिविधि को आप टेररिस्ट एक्ट में ही कंसीडर करो। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, डिसीजन है हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस का, इसका हवाला देते हुए, इसको मतलब यूज में लेते हुए ये डिसीजन दिया है कि टेररिस्ट एक्टिविटी जो जो बाकी की एक्टिविटी हैं उनसे अलग हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था हितेंद्र विष्णु ठाकुर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एवरी टेररिस्ट में बी ए क्रिमिनल बट एवरी क्रिमिनल कैन नॉट बी लेबल टेररिस्ट। इसमें बोला था कि हाँ, जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, हर एक आतंकवादी अपराधी है, लेकिन हर एक अपराधी को टेररिस्ट समझा नहीं जा सकता। समझ गए कि हर एक टेररिस्ट तो आप अपराधी है, उसने तो अपराध किया है, लेकिन हर एक अपराधी को आप टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यही दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई भी मान लो इलीगल एक्टिविटी करे, आप उसे टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यही बोला है इसमें, ये क्लैरिफाई किया है। तो टेररिस्ट एक्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द यूजुअल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कि टेररिस्ट जो भी एक्ट है, जो भी गतिविधि की है आतंकवादियों ने या किसी नॉर्मल पीपल ने जो जैसे इलीगल एक्टिविटी किया, उसको टेररिस्ट एक्ट नहीं समझा जाए कि उसे आतंकवादी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। टेररिस्ट एक्ट कैन नॉट बी कैजुअली अप्लाइड टू ए केसेस फाइलिंग विद इन कन्वेंशन ऑफेंसेज अंडर आईपीसी। जो इंडियन पीनल कोड है उसके अंडर मान लो कोई ऑफेंस, अपराध अगर दर्ज किया गया, फाइल किया गया पुलिस के पास,
तो उसको टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। टेररिस्ट एक्ट अलग है और इलीगल एक्टिविटी अलग है। तो हर एक इलीगल एक्टिविटी को या क्रिमिनल को टेररिस्ट एक्ट के जरिए या टेररिस्ट आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता। ये क्लैरिफाई किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, जजमेंट के प्रभाव क्या पड़ेंगे, संकेत क्या दे रहा है जजमेंट, ये कह रहा है कोर्ट ने क्या है एक तरह से रेज किया है बार, मतलब जो इंडिविजुअल को इस यूएपा एक्ट के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टेररिज्म डिक्लेयर कर देती थी या टेररिस्ट आतंकवादी डिक्लेयर करती है, उस पर एक तरह से रोक लगाई है। ये कहता है कि यूएपा का मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट टेररिज्म केसेस को कंसीडर करके। ये और क्या बोलता है, ये कहता है कि इस एक्ट का बहुत ही मिसयूज किया जा रहा था। जो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स हैं उनके अगेंस्ट, उन पे अपराध, उन्हें क्या है टेररिस्ट की तरह माना जा रहा था। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पे जो कोई भी मान लो पोस्ट डाल दे, या जो मणिपुर में जर्नलिस्ट वगैरह के अगेंस्ट ये एक्ट है यूज किया जा रहा था। तो इसके संकेत यही है कि हर एक इंसान को जो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है वो टेररिस्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा ये है कि 2019 में यूएपा एक्ट में गवर्नमेंट ने 1126 केस दर्ज किए हैं इस एक्ट के अंदर, और जो 2015 में 897 थे, 1897। तो देखो कितने केस राइज कर गए हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एक्ट है क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट 1967 में पास किया गवर्नमेंट ने। इसका टारगेट यही था कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती हैं उनसे प्रिवेंट किया जाए इंडिया को। अनलॉफुल का मतलब इलीगल, अवैध तरीके से जो एक्टिविटी होती हैं। लेकिन इस एक्ट में ये डिफाइन नहीं किया अनलॉफुल एक्टिविटी है क्या। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दे देता है। कैसे कि सेंटर जिसको चाहे, सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल, सेंटर को जो लगे, डीम्स का मतलब है प्रतीत होना, समझना, सीम्स, अपीयर्स, के सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लगे ये एक्टिविटी अनलॉफुल है, अवैध तरीके से, उसी को डिक्लेयर कर देगी ये आतंकवादी एक्ट है या टेररिस्ट एक्ट है या कोई आतंकवादी गतिविधियाँ है। या अब तो 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया, किसी भी इंडिविजुअल को डिक्लेयर कर सकती है आतंकवादी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें जो डेथ पेनल्टी भी दे सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी, मतलब जो इसमें पनिशमेंट है, सज़ा है, आपको फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है इस एक्ट के जरिए, मतलब लाइफ कारावास, मतलब जीवन कारावास बोलते हैं हिंदी में। इस एक्ट में इंडियन हो चाहे फॉरेनर नेशनल हो, दोनों पे केस चलाया जा सकता है। और ये एप्लीकेबल है सेम मैनर में, जैसे मान लो अगर इंडिया में आपने क्राइम किया है या आप इंडिया के हो और इंडिया से बाहर जाके आउटसाइड इंडिया में फॉरेन लैंड पे भी आपने क्राइम किया, तब भी इस एक्ट के जरिए आपके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। इसमें 180 डेज मैक्सिमम दिए हुए हैं चार्जशीट दाखिल करने के लिए। जैसे मान लो पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेके गई, इस एक्ट के जरिए केस आप पे फाइल हुआ है, तो उसके बाद क्या है, गिरफ्तार करने के बाद 24 आवर के लगभग आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि 180 डेज तक वो पुलिस छानबीन करती रहेगी और फिर उसके बाद चार्जशीट दाखिल करेगी। मतलब चार्जशीट का मतलब होता है पुलिस फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है एप्लीकेशन की, इस पर केस चलाया जाए, या फिर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी में भी। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा, फिर हाई कोर्ट में। तो 180 डेज मिलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जो पुलिस वगैरह होती है, या निया हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई। तो इनको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है जो गिरफ्तार करती है, उनके पास 180 डेज होते हैं, तब तक आपकी छानबीन कर सकती है। उसके बाद ये कोर्ट में केस कर सकती है आपका। अमेंडमेंट किए गए इस केस में 2019 में। अमेंडमेंट करने के बाद, मतलब संशोधन किए, उसके बाद जो निया के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एक एजेंसी है ये जो टेररिस्ट एक्ट है उसके अगेंस्ट ये काम करती है एजेंसी। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल की, वो चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। मान लो किसी आदमी पे ए पर्सन ने कोई एक्ट की और इसके जरिए यूआपा एक्ट है, इसके जरिए उसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ये आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें निया के जो इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होते हैं उससे अबव, वो इसमें क्या है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और यही पावर सेम जो स्टेट के अधिकारी होते हैं, डीएसपी और एसीपी लेवल के अधिकारी के पास पावर है कि अगर यूआपा एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, छानबीन करनी है, तो किसी भी राज्य में, स्टेट में डीएसपी या एसीपी बोलते हैं किसी स्टेट में उसी को, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
या एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये जो होते हैं अधिकारी, इनसे ऊपर के ये या इनसे ऊपर के अधिकारी ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन निया जो निया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके इंस्पेक्टर होंगे या उससे लेवल के अधिकारी, उनको भी एम्पावर किया है, वो छानबीन कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा जो बदलाव, मतलब बड़ा बदलाव किया गया था, जिसके ऊपर बहुत सारी बहस चली थी कि इसके एक्ट में पहले क्या था, जो 1967 का एक्ट था उसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन कोई आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा सकता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें 2019 में अमेंडमेंट करके किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। एक आदमी को भी डिक्लेयर किया जा सकता है टेररिस्ट। पहले एक आदमी को इसके अंदर टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता था, पहले ऑर्गेनाइजेशन को किया जाता था। तो यही था इसमें। अब चलते हैं जी, क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके रिगार्डिंग देखो 2019 2020 लगातार यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और पहले भी पूछा हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रीलिम के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो पता चल जाएगा इससे क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। IAEA ये वर्ल्ड सेंटर है फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड में कोऑपरेशन करने के लिए, सहयोग देने के लिए एक वर्ल्ड सेंटर है ये IAEA। ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को, ये दोनों को रिपोर्ट देता है। क्या अपने ये एस्टेब्लिश किया गया था एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह। UN स्टैट्यूट, यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उसके अंदर ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है इट इनहिबिट्स द कंप्लीट यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का और एनर्जी का बिल्कुल भी यूज ना हो, इसको रोकता है। इनहिबिट का मतलब है रोकना, स्टॉप करना। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 2 3 2 3 4 या 1 2 4। देखो चौथा बिल्कुल गलत है कि कंप्लीट प्रोहिबिट नहीं करता। भाई साहब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, बिजली बनाने के लिए तो यूज हो सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो ये बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए रोकता है बस ये। थर्ड भी गलत है। थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के लॉ के अंदर ये डेवलप नहीं हुआ था, मतलब एस्टेब्लिश नहीं किया था। इसका अलग ही लॉ है, IAEA का अपना अलग स्टैट्यूट है, अलग लॉ है, उसके अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है ये। और इसको कब डेवलप किया था, कैसे किया था, सारा डिटेल हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ रखा है। अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप IAEA के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ये राजा परबा इज ए फेस्टिवल। आपको ये बताना कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ये उड़ीसा में, तमिलनाडु में, असम में या पंजाब में ये किया जाता है जी। उड़ीसा में, उड़ीसा में ये किया जाता है, उड़ीसा का है ये। हमारा 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये देखो कुछ ऐसे इसमें सेलिब्रेट करते हैं झूला झूल के। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरभ बिहार। बिहार का दुख सौरभ बिहार किस रिवर को जाना जाता है, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र, कोसी। ये कोसी को जाना जाता है, कल ही हमने पढ़ा था स्पेशल लेक्चर में। कोसी को सौरभ ऑफ बिहार भी बोलते हैं, बिहार का दुख, क्योंकि जब मानसून सेशन आता है इससे बाढ़ आ जाती है, आसपास के इलाके में फ्लड आ जाती है। नेक्स्ट आपको बताना है मसीद खानी स्टाइल इज एसोसिएटेड विद फैमिली ऑफ। ये मसीद खानी स्टाइल एक क्या है, म्यूजिक का स्टाइल है। जैसे स्टार होता है ना, स्टार को बजाने का एक स्टाइल है, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये बताना आपको। तानसेन से, जहांगीर से, इब्राहिम लोदी, दारा सिक्को। इसका आंसर है तानसेन। तानसेन की फैमिली से बिलोंग करता है ये, कुछ म्यूजिक स्टाइल है, मिसद खानी स्टाइल। ये बताना आपको नेक्स्ट में। ये बंधनी, ये टेक्सटाइल ट्रेडिशन है। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ों से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड एक ट्रेडिशन है बंधनी। ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है, हम्पी, कच्छ, दिसपुर या कोहिमा। ये बिलोंग करता है जी कच्छ, गुजरात से। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये ऐसा है कुछ साड़ी में देखो ऐसी ये पेंटिंग वगैरह सी होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं बंधनी, बंधनी साड़ी बोलते हैं, बंधनी साड़ी। नेक्स्ट है अपना छौ डांस। छौ डांस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बतानी है छौ डांस कहाँ पे होता है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है ये मार्शल आर्ट डांस है जो एक्सक्लूसिवली मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कि इसे सिर्फ मैन, आदमी ही परफॉर्म करते हैं। मार्शल आर्ट वाला डांस है, मतलब इसमें लड़ाई की तरह ऐसे परफॉर्म किया जाता है। ये कल्चरल सिंबल है किसका, ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा के एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। ये भूलिया और हौस नाम की ट्राइब हैं, इस डांस को परफॉर्म करती हैं। ये ट्राइब जनजाति के लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, समुदाय के लोग, हौ और भूलिया। तो ये बताना है आपको कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 या 3 ओनली या ऑल ऑफ दी अबव डी। इसका आंसर है थी, मतलब डी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव सही है।
सारे के सारे करेक्ट हैं। इसे मेन के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, ऐसा माना जाता है। पहले सोल्जर परफॉर्म करते थे इस छौ डांस को, और ये बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के कुछ रीजन में परफॉर्म किया जाता है। भूलिया हो नाम की ट्राइब इसे मेनली परफॉर्म करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ऐसा कुछ परफॉर्म किया जाता है इसमें, किसमें, छौ डांस में ऐसे परफॉर्मेंस की जाती है कुछ। नेक्स्ट नहीं है, इतना ही था आज।